हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ राव एकेडमी भोपाल। नमस्कार, आप सभी लोगों का राव एकेडमी भोपाल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है 16 फरवरी 2025 को हमारा एमपीपीएससी प्रीलिम्स का एग्जाम होना है। तो इस एमपीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम को टारगेट करते हुए राव एकेडमी भोपाल की तरफ से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज शुरू की गई है। यहाँ पर हमने ये टारगेट किया है कि एग्जाम के पहले कंप्लीट 1 to 10 यूनिट, मतलब जितनी भी हमारे एमपीपीएससी प्रीलिम्स का सिलेबस है उसे हम कंप्लीट करने वाले हैं। इस सीरीज में हमने टारगेट किया है यूनिट नंबर 10, या इसी को बोल सकते हैं सिंपल भाषा में ट्राइब्स, मध्य प्रदेश की जनजाति। ठीक है ना। तो ये आज की हमारी 7th क्लास है। इसके पहले की हमने जो 6 क्लासें हैं ना, जो भी क्लास के रिकॉर्डिंग आपको राव एकेडमी भोपाल के यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी। ठीक है। अगर अभी तक आपने ये पिछली 6 क्लासेस नहीं देखी है ना, तो वहां पर जाके आप लोग देख सकते हैं। ठीक है ना। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे ना अदर इंपॉर्टेंट ट्राइब, जैसे कोरकू है, कोल है, पनिका है। तो उन जनजातियों के बारे में जो इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, जो कि हमारे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, उन सभी बातों पर आज की क्लास में ये डिस्कशन होने वाला है। चलिए फिर बिना विलंब किए हुए आज की क्लास को शुरू करते हैं। क्लास शुरू करने से पहले आपको मैं बता दूं, राव एकेडमी भोपाल की तरफ से एमपीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम को टारगेट करते हुए बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट सीरीज शुरू की गई है। अगर अभी तक आप लोगों ने इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन नहीं किया, ठीक है ना, तो आज ही ज्वाइन करना है। ठीक है। क्योंकि जो ये टेस्ट सीरीज है ना, बहुत ही अच्छे तरीके से डिजाइन की गई है। यहां पर आपको यूनिट वाइज टेस्ट भी मिलेंगे और फुल लेंथ टेस्ट भी मिलेंगे। सबसे खास बात यह है ना कि मात्र आपको ये 99 रुपीज में मिल रही है। तो सोचिए 99 रुपए में आपको इतनी अच्छी और इतनी इंपॉर्टेंट टेस्ट सीरीज मिल रही है। ठीक है ना, जहां पर यूनिट वाइज और एफएलटी क्वेश्चंस को कवर किया गया है। ठीक है ना। चांसेस बनते हैं कि डायरेक्टली क्वेश्चन भी आपको एमपीपीएससी में मिल जाए। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि राव एकेडमी भोपाल की तरफ से बहुत से टारगेटेड बैच चल रहे हैं। टारगेटेड बैच मतलब आप अपनी प्रिपरेशन के हिसाब से टारगेटेड बैच ज्वाइन करके भी तैयारी शुरू कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर अभी आप अंडर ग्रेजुएट हैं तो अंडर ग्रेजुएट के लिए एनसीईआरटी फाउंडेशन कोर्स है, यूपीएससी फाउंडेशन कोर्स है। ठीक है ना। एनसीईआरटी बेस्ट कोर्स है। और हमारे बीच में बहुत से स्टूडेंट होते हैं जैसे जिनका की प्रीलिम्स होता है बट मेंस नहीं हो रहा, मेंस हो की तो तैयारी करके बैठे हैं बट प्रीलिम्स नहीं हो रहा। तो उनके लिए जो टारगेटेड मेंस बैच, टारगेटेड प्रीलिम्स बैच यहाँ पर व्यवस्था की गई है। ठीक है ना। तो राव एकेडमी भोपाल की इन बैचेस को इनरोल करके ज्वाइन करके आप लोग भी तैयारी को शुरू कर सकते हैं। ठीक है ना। बिना समय गवाए, कभी भी याद रखेंगे ना, समय बहुत बहुमूल्य है। एक बार समय निकल गया ना, फिर दोबारा आपको नहीं मिलेगा। ठीक है ना। चलिए, सबसे इंपॉर्टेंट जो नोटिफिकेशन है आप सभी लोगों के लिए, राव एकेडमी भोपाल का जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, ऑनलाइन जो एप्लीकेशन है, वो गूगल प्ले स्टोर पर आ चुका है। अगर अभी तक आप लोगों ने इस एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया तो आज ही इस एप्लीकेशन को खुद भी डाउनलोड करना है और दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा प्रमोट भी करना है। क्यों? क्योंकि आगे से जो भी हमारी क्लासेज होंगी, जो भी हमारी एजुकेशनल एक्टिविटीज होंगी, वो इसी एप्लीकेशन पर होने वाली है। तो या तो इस बार कोड का उपयोग करके आप लोग इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर सिंपली आपको गूगल प्ले स्टोर पर टाइप करना है राव एकेडमी भोपाल। ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। और ये हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, लाइक फेसबुक है, यूट्यूब है और टेलीग्राम है। यहां पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम का अपना एक अलग इंपॉर्टेंस है। क्यों? क्योंकि जो भी लाइव क्लासेस की नोटिफिकेशन है, क्लास खत्म होने के बाद जो क्लास की पीडीएफ नोट्स हैं, वो सभी आपको इस टेलीग्राम चैनल पर मिलेंगे। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे और आज की क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले आज की जो हेडिंग है ना, वो है अदर इंपॉर्टेंट ट्राइब। देखिए, इसकी क्लास के पहले ना हमने बहुत सी इंपॉर्टेंट ट्राइब्स पढ़ा है, जैसे भील है, जैसे गोंडा है, ठीक है ना, गोंड है, भील है, बैगा है, सहारिया है, भारिया है। ठीक है ना। अब आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे और भी अन्य महत्वपूर्ण हमारी जो जनजातियां हैं, उनमें से सबसे पहली हेडिंग लिखेंगे आप सभी लोग कोरकू। कोरकू सबसे पहले आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं कोरकू जनजाति के बारे में। कोरकू जनजाति, देखिए हमारे जो पढ़ने का तरीका है ना, वो सेम है। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, फिर उनकी सोशल लाइफ, रिलीजियस लाइफ, उनके आर्ट एंड कल्चर, उनका जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन, वो सभी पॉइंट्स यहां पर हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। हाँ, दूसरी बात, हमेशा मैं आप लोग को बोलता हूं कि क्लास शुरू करने से पहले ना पेन कॉपी लेकर बैठना है, चीजों को साथ में लिखते चलिए, या फिर मैं आपको स्क्रीनशॉट लेने का भी मौका
देता हूं, पर लिखना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन, जो पहला पॉइंट हमेशा हमारा होता है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन या हिंदी में लिखेंगे परिचय। देखिए ये जो क्लास है ना हमारी, वो बाइलिंगुअल है, ठीक है। हिंदी और इंग्लिश को हम साथ में लेके पढ़ते हैं, ठीक है। कहीं पर किसी का कोई डाउट हो, कोई भी प्रश्न हो तो जरूर पूछेंगे, गलत नहीं लिखेंगे और ना ही गलत पढ़ेंगे, ठीक है। अगर बात करेंगे सबसे पहले कोरकू का मतलब क्या होता है, जो कोरकू शब्द है उसका मतलब क्या है इंग्लिश में अगर बात करेंगे तो दिस मीन्स ग्रुप ऑफ पीपल, लोगों का समूह, लोगों का समूह, लोगों के समूह को ही हम क्या बोलते हैं, कोरकू। तो कोरकू शब्द का मतलब क्या है, लोगों का समूह, या फिर बोल सकते हैं ग्रुप ऑफ पीपल। क्या बातें क्लियर है? पहला पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, जो कोरकू जनजाति के लोग हैं ना, वो खुद को रावण का, खुद को लिखते चलेंगे साथ में, खुद को रावण का वंशज मानते हैं, खुद को रावण का वंशज मानते हैं, खुद को रावण का वंशज मानते हैं। आपको भी पता है रामायण में रावण, ठीक है ना, एक पात्र है, तो खुद को रावण का वंशज मानते हैं। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, खुद को महादेव की उत्पत्ति मानते हैं। इनका ऐसा मानना है कि हमारी जो ओरिजिन है, हमारा जो क्रिएशन है, हमको बनाया किसने है, भगवान महादेव, भोलेनाथ, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, नोट करते चलेंगे। और खुद को राजपूत मानते हैं। क्या मानते हैं? कि हम राजपूत हैं। ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं। क्वेश्चन किस तरह से पूछता है कि कौन सी जनजाति है जो खुद को राजपूत मानते हैं, हमारा आंसर होगा सर कोरकू। कौन सी ऐसी जनजाति है जो खुद को रावण का वंशज मानते हैं, आप बताएंगे सर कोरकू। किस जनजाति का वाकई में मतलब होता है लोगों का समूह, आप बताएंगे सर कोरकू। इंपॉर्टेंट है, ये सभी चीजें आपको नोट करना है, ठीक है। बातें क्लियर है क्या? स्क्रीनशॉट भी लेते चलेंगे, साथ में लिखने की कोशिश करेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे और अब हेडिंग लिखेंगे, अब हेडिंग लिखेंगे भौगोलिक विस्तार। भौगोलिक विस्तार का मतलब है कि आखिर ये जनजाति मुख्य रूप से मध्य प्रदेश में कहां पर निवास करती है। भौगोलिक विस्तार, या इसी को बोलते हैं ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। इसके लिए सबसे पहले साथ में आप लोग मैप बनाएंगे। ये हमारा प्यारा मध्य प्रदेश है। अब अगर बात करेंगे कोरकू जनजाति की, कोरकू जनजाति आपको मुख्य रूप से यहां पर मिलने वाली है, जहां पर मैंने मैपिंग की है, ठीक है ना, सभी लोग देख पा रहे हैं। अब ये जो जगह है, कितने तरीके से आप डिस्क्राइब कर सकते हैं। सबसे पहले तो आप बताएंगे सर कि मध्य प्रदेश के दक्षिण में, दक्षिण मतलब साउथ ऑफ मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के दक्षिण में मुख्य रूप से कौन सी जनजाति मिलने वाली है, आप बताएंगे सर कोरकू जनजाति। इसी चीज को हम दूसरे तरीके से बोल सकते हैं, सतपुड़ा पर्वत में, सतपुड़ा मैकल पर्वत श्रेणी या सतपुड़ा मैकाल पर्वत जो है हमारा एक फिजिकल डिवीजन है, इट इज वन ऑफ द फिजिकल डिवीजन ऑफ द मध्य प्रदेश। तो सतपुड़ा मैकाल पर्वत श्रेणी में मुख्य रूप से कौन सी जनजाति मिलेगी, आपका जवाब होगा सर कोरकू जनजाति। तीसरे तरीके के जो क्वेश्चन बनते हैं वो जिले वाइज बनते हैं। तो यहाँ पर जिले मुख्य रूप से बैतूल है, छिंदवाड़ा है, सिवनी है, खंडवा है, खरगोन है। ये वो जिले हैं जहां पर कोरकू जनजाति आपको देखने को मिलेगी या कोरकू जनजाति मुख्य रूप से यहाँ पर निवास मिले। तो यहां पर आपको जिले पता होना चाहिए, ठीक है ना। जिलेवार भी सवाल पूछा जा सकता है कि इन जिलों में मुख्य रूप से कौन सी जनजाति निवास करती है। बातें क्लियर है क्या? जो चौथे तरीके का सवाल बन सकता है, ठीक है ना, साउथ ऑफ द मध्य प्रदेश, सतपुड़ा मैकाल रेंज, जिले पूछ सकते हैं आपसे, ठीक है।
चलिए, अब अगर बात करेंगे मध्य प्रदेश में कुल प्रतिशत की, तो ये 4.77% है। कितना है? ये इंपॉर्टेंट डेटा है, 4.77% है। मतलब जो कोरकू जनजाति है, लिख सकते हैं कोरकू ट्राइब अकाउंट्स 4.77% ऑफ द टोटल ट्राइबल पॉपुलेशन ऑफ द मध्य प्रदेश। इंपॉर्टेंट है, नोट करेंगे ये चारों। मध्य प्रदेश के दक्षिण में कौन सी जनजाति मिलेगी? आप बताएंगे सर कोरकू। सतपुड़ा मैकाल पर्वत श्रेणी में मुख्य रूप से कौन सी जनजाति निवास करेगी? आप बताएंगे सर कोरकू। ऑप्शन नंबर सी में या तीसरे तरीके का जो सवाल पूछा जाएगा वो जिले वाइज होगा। जिले का नाम आपसे पूछा जाएगा कि इन जिलों में मुख्य रूप से कौन सी जनजाति मिलेगी, आपका आंसर होगा सर कोरकू। ठीक है ना? या फिर पॉपुलेशन परसेंटेज की बात करेंगे तो 4.77%। इंपॉर्टेंट है, आगे बढ़ेंगे। यहां तक किसी का कोई डाउट हो, कोई भी प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। अब हेडिंग लिखेंगे तीसरा, इनकी जो सब ट्राइब है, इनकी जो सब ट्राइब है या इसी को बोलते हैं उप जनजातियां। क्या बोलते हैं? उप जनजातियां। सभी लोग हेडिंग लिखेंगे। देखिए, जो उप जनजातियां हैं वो हम दो तरीके से पढ़ेंगे। एक तो बेस्ड ऑन द लैंड ऑनरशिप, किसके पास जमीन है, किसके पास ऑनरशिप है, या कौन लेबर क्लास है। दूसरा सब ट्राइब बेस्ड ऑन द ट्रेडिशंस। कुछ और भी हैं जो उप जनजातियां आती हैं। तो सबसे पहले नोट करेंगे बेस्ड ऑन लैंड ऑनरशिप। ठीक है, भूमि के स्वामित्व के आधार पर ये दो तरीके से आपको देखने को मिलेंगे। एक तो बोलते हैं राज कोरकू, एक तो बोलते हैं राज कोरकू और दूसरे को बोलते हैं पोथरिया कोरकू। राज कोरकू मतलब जिनके पास लैंड ऑनरशिप है, मतलब ये जमीन के मालिक हैं। लाइक पहले के जो जमींदार टाइप के होते थे, बड़े आदमी बोल सकते हैं, वेल्दी जो कोरकूज होते हैं, जिनके पास ठीक है पैसे हैं अच्छे खासे और वो समृद्ध हैं, प्रोस्पेरस हैं, उन्हें बोलते हैं राज कोरकू। और जो लेबर क्लास है, उसे हम बोलते हैं पोथरिया कोरकू। इंपॉर्टेंट है, नोट करेंगे सभी लोग नोट करेंगे साथ में। दो तरीके के कोरकू आपको मिलेंगे, जैसे हमने पढ़ा था राजगोंड और धुरगोंड, उसी तरीके से राज कोरकू और पोथरिया कोरकू। चलिए, अगर बात करेंगे दूसरे तरीके की बेस्ड ऑन द ट्रेडिशन, तो वो सिंपल आपको नाम याद रखना है, रूमा, नहाला, मवासी, बंडोरिया, बावरिया, ये सब क्या है? सब ट्राइब है। रूमा, नहाला, मवासी, बंडोरिया और बावरिया। नोट करेंगे सभी लोग। अब यहां पर इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर नोट करने लायक ये है कि जो भी बैतूल में जो कोरकू जनजाति के लोग बैतूल में रहते हैं उन्हें बोलते हैं बावरिया। क्या बोलते हैं? बावरिया। और जो पचमढ़ी में रहते हैं, होशंगाबाद में आपको भी पता है पचमढ़ी इज वन ऑफ द हिल स्टेशन ऑफ द मध्य प्रदेश, एकमात्र हिल स्टेशन है पचमढ़ी। जो पचमढ़ी में कोरकू जनजाति के लोग रहते हैं उसे हम बोलते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? बंडोरिया। ये इंपॉर्टेंट है कि पचमढ़ी में रहने वाले कोरकू जनजाति के लोगों को क्या बोलते हैं? बंडोरिया। इंपॉर्टेंट है, नोट करेंगे। ठीक है ना? आपसे पूछा जाएगा रूमा, नहाला, मवासी ये किस जनजाति की उप जनजातियां हैं? आपका आंसर होगा सर कोरकू जनजाति। ठीक है, चीजों को बहुत अच्छे तरीके से नोट करना है, स्क्रीनशॉट लेते चलेंगे, कोई भी डाउट होगा तो पूछेंगे भी। चलिए आगे बढ़े। अब हेडिंग लिखेंगे सामाजिक जीवन। हेडिंग लिखेंगे सामाजिक जीवन।
या इसी को हम बोलते हैं सोशल लाइफ। सोशल लाइफ। देखिए सामाजिक जीवन में हम कोरकू जनजाति के परिवार की बात करते हैं, फैमिली स्ट्रक्चर की बात करते हैं, विलेज की बात करते हैं, विलेज एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं, उनके फूड के बारे में बात करते हैं, उनके क्लॉथिंग्स के बारे में बात करते हैं। वो सभी चीजें हम कहां पर डिस्कस करते हैं? सामाजिक जीवन या सोशल लाइफ में। सबसे पहले फैमिली की बात करेंगे। जो पहला नोट करेंगे फैमिली। फैमिली या इसी को बोलते हैं हम परिवार। ठीक है, फैमिली या परिवार। देखिए जो इनका परिवार होता है ना, लिखेंगे पैट्रियार्कल। पैट्रियार्कल, पितृ सत्तात्मक। हिंदी में क्या बोलते हैं? पितृ सत्तात्मक। जो फैमिली स्ट्रक्चर है, परिवार की जो संरचना है, वो सबसे पहले लिखेंगे पैट्रियार्कल या पितृ सत्तात्मक। दूसरा यहां पर जो फैमिली है वो आपको ज्वाइंट भी दिखेगी और साथ में न्यूक्लियर भी दिखेगी। मतलब संयुक्त परिवार और नाभिकीय, मतलब जो अलग रह के रहते हैं ना, जैसे शादी के बाद लड़का अपने परिवार के साथ अलग रहने लगे, उसे बोलते हैं न्यूक्लियर फैमिली। तो ज्वाइंट और न्यूक्लियर फैमिली दोनों का ही कॉन्सेप्ट है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात करेंगे इनके निवास स्थान को, जहां पर ये रहते हैं, इनके घरों को धाना बोला जाता है। धाना मैंने आपको कल की भी क्लास में बताया था। भारिया जनजाति के लोगों के घरों को भी धाना बोलते हैं। यहां पर भी इनके घरों को क्या बोलते हैं? धाना। नोट करके लिखेंगे कि इनके घरों की, नोट करके लिखेंगे इनके घरों की दीवारों पर, घरों की दीवारों पर वॉल पेंटिंग बनाई जाती है। क्या बनाई जाती है? वॉल पेंटिंग या मुराल पेंटिंग बोलते हैं। और इस पेंटिंग को क्या बोलते हैं? गुदनी। क्या बोलते हैं? गुदनी। इंपॉर्टेंट है। गुदना आप लोगों ने सुना होगा, टैटू आर्ट बोलते हैं, तो उसी तरीके से गुदनी बोलते हैं। और गुदनी का मतलब होता है दीवारों पर जो पेंटिंग बनाई जाती है डेकोरेशन के लिए। बातें क्लियर है क्या सभी को? सर इनके घरों को हम क्या बोलते हैं? धाना। और घरों की दीवारों पर जो पेंटिंग बनाई जाती है डेकोरेशन के लिए, सजाने के लिए, उसे बोलते हैं गुदनी। नोट करेंगे सभी लोग। अब अगर बात करते हैं इनके पंचायत की, तो देखिए इनके पंचायत की अगर बात करें तो 5 लोगों का बहुत बड़ा रोल होता है। अगर इनके पंचायत की बात करेंगे, 5 लोगों का बहुत बड़ा रोल होता है। ठीक है ना? आइए समझते हैं वो कौन कौन से लोग हैं। सबसे पहले लिखेंगे पटेल, फिर लिखेंगे महाजन, फिर लिखेंगे चौधरी। पटेल, महाजन, चौधरी। फिर लिखेंगे मुकरी, और एक होता है घेटिया। सभी चीजें नोट करेंगे। एक होता है घेटिया। ठीक है, अब इनका मतलब समझते हैं, आखिर इनका काम क्या है। पटेल का मतलब है प्रमुख। भैया ये सरपंच, या बोल सकते हैं कि ये वही व्यक्ति हैं पटेल जिनके पास गांव का न्यायिक अधिकार है, मतलब ये जज है। ठीक है ना? दूसरा महाजन का मतलब क्या होता है? सहायक। पटेल साहब के ये सहायक है। ठीक है। जो चौधरी हैं इनका काम है संदेश वाहक। कोई भी पंचायत का फैसला है या कोई भी आदेश है उसे लोगों तक पहुंचाना किसका काम है? चौधरी साहब का है। अगर बात करेंगे घेटिया, घेटिया मतलब होता है सेवक, सर्वेंट, सरकारी नौकर। ठीक है। और अगर मुकरी की बात करेंगे ना, तो मुकरी का काम होगा मनोरंजन की व्यवस्था करना। मनोरंजन की व्यवस्था करना, ये किसका काम होगा? मुकरी। जैसे मैं नाच गाने की व्यवस्था करना है तो नाचने वालों को, गाने वालों को बुलाने का काम कौन करते हैं? मुकरी। कुल मिला के ये क्या है? व्यवस्थापक है। ठीक है। तो ये 5 चीजें आपको याद रखना है। गांव के प्रमुख कौन हो गए? पटेल। ठीक है साहब। पटेल साहब के जो असिस्टेंट है उनको बोलते हैं महाजन। संदेश वाहक कौन है? चौधरी।
इंटरटेनमेंट या मनोरंजन की व्यवस्था करने वाले कौन है? मुकरी। और सेवक या सर्वेंट कौन है? घेटिया। इंपॉर्टेंट है, नोट करेंगे सभी लोग। डायरेक्टली पूछा जाता है कि डिस्क्राइब द सोशल लाइफ ऑफ द कोरकू ट्राइब, तो यही सब चीजें आपको लिखना है मेंस में भी, और प्रीलिम्स में ये छोटे छोटे शब्द निकाल से आपसे पूछते हैं, ठीक है ना। देखिए पढ़ने से पहले ना हमें ये पता होना चाहिए कि आखिर जो क्वेश्चन है वो किस तरीके से पूछ रहा है, क्वेश्चन में कौन कौन सी चीजों की इंपॉर्टेंस है, किस किस तरीके के क्वेश्चन की डिमांड है, वो चीजें भी हमें पता होना चाहिए, ठीक है ना। चलिए आगे लिखेंगे। इतनी चीजें अगर क्लियर हैं तो आगे बढ़ेंगे। आगे लिखेंगे फूड। आगे लिखेंगे फूड। फूड मतलब भोजन या आहार, ठीक है। देखिए सबसे पहले अगर बात करें तो जो कोरकू जनजाति के लोग हो वो नॉन वेजिटेरियन भी होते हैं और वेजिटेरियन, मतलब शाकाहारी और मांसाहारी दोनों हैं। लिखेंगे शाकाहारी और मांसाहारी दोनों हैं, ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा नोट करेंगे इनकी जो फेवरेट है ना ड्रिंक है, फेवरेट ड्रिंक है, उसको बोलते हैं सिडो। क्या बोलते हैं? सिडो या सिदो बोलते हैं, ठीक है। और ये बेसिकली महुए की शराब है या महुए से बनाई जाती है, ऐसे लिख लेंगे, महुए की ड्रिंक, ठीक है, सिडो। अब देखिए जो कोरकू जनजाति के लोग हैं ना वो खुद में भोजन के आधार पर खुद को 4 प्रकार में बांट के रखते हैं। कितने? मतलब खाने के आधार पर, जैसे हम लोग इन जनरल बोलते हैं ना 3 तरीके के होते हैं फूड साइकिल में, कि भैया या तो शाकाहारी होंगे, या तो मांसाहारी होंगे, या तो सर्वाहारी होंगे, ठीक है ना। तो इसी तरीके से यहां पर ये खुद को 4 तरीके से बांट के रखते हैं, ठीक है ना। एक को बोलते हैं कोरो, एक को बोलते हैं कोरो, दूसरे को बोलते हैं राक्षस, तीसरे को बोलते हैं बना बना, और चौथे को बोलते हैं सराकू, सराकू। अब इनका मतलब मैं आपको समझा देता हूं। कोरो का मतलब होता है जो प्योर या फ्रेश मीट खाएं, फ्रेश मीट, ताजा मांस पकाकर खाने वाले कौन कहलाते हैं? कोरो। राक्षस कौन होते हैं? जो रॉटन मीट खाएं, रॉटन मीट मतलब डेड बॉडी है या सड़ा गला मांस खा ले, पुराना भी, उसे बोलते हैं राक्षस। बना किसे बोलते हैं? लाइक मंकी। बना मतलब होता है, बना मतलब होता है लाइक मंकी, मंकी मतलब जो मधुमक्खी का जो छत्ता होता है वो खाएं, उसे बोलते हैं बना। और सराकू मतलब होता है जो वेजिटेरियन, जो शाकाहारी होते हैं उसे सराकू बोलते हैं। इंपॉर्टेंट है, चीजें नोट करेंगे। खाने के आधार पर कोरकू जनजाति के लोग खुद को 4 प्रकार में बांट के रखते हैं, कोरू, राक्षस, बना और सराकू। नोट करेंगे सभी लोग, इंपॉर्टेंट है सभी चीजें। ये सभी चीजें इंपॉर्टेंट है, साथ में नोट करने की कोशिश करिए, हैं? फिर भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे और अब हेडिंग लिखेंगे धार्मिक जीवन। धार्मिक जीवन, धार्मिक जीवन मतलब आखिर इनका रिलीजियस बिलीव क्या है, किस किस की ये पूजा करते हैं, इनके पूजा करने का तौर तरीका कैसा है, उसी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट यहां पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो ये नेचर लवर है, सॉरी नेचर वॉरशिपर है, नेचर वॉरशिपर है मतलब प्रकृति की भी पूजा करते हैं, ठीक है, नेचर वॉरशिपर। दूसरा यहां पर ही लिख सकते हैं मोस्टली जो पूजा करते हैं ये हिंदू गॉड्स की करते हैं। हिंदू गॉड्स मतलब
जैसे हनुमान जी हैं, बजरंगबली है, भोलेनाथ है, भगवान राम है, उनकी पूजा करते हैं हिंदू गॉड्स की। साथ में एक चीज नोट करेंगे ये रावण और रावण के साथ उनके जो बेटे हैं मेघनाथ की भी पूजा करते हैं, ठीक है। तीसरी जो इंपॉर्टेंट बात आपको याद रखना है कि इनके कुछ फेमस गॉड हैं या इनके कुछ जनजातीय भगवान भी, जैसे इंपॉर्टेंट है खनेरा देव, ये बीमारी से रक्षा करते हैं। इनका मानना है कि खनेरा देव की पूजा करने से बीमारी से रक्षा होगी, बीमारी से रक्षा। एक इनके भगवान होते हैं खेड़ा देव, ये गांव के प्रमुख देवता हैं, गांव के या ग्राम देवता हैं, नोट करते चलेंगे सभी लोग। और पांचवा इंपॉर्टेंट है, नोट करेंगे, एग्जाम में पूछे जाने की पूरी संभावना है, डॉग, मतलब ये लोग कुत्ते की पूजा करते हैं, इंपॉर्टेंट है, नोट करेंगे। कौन सी जनजाति है जो कुत्ते की पूजा करती है? वो है हमारी कोरकू जनजाति। ये सभी चीजें इंपॉर्टेंट है कि सर ये नेचर वॉरशिपर होते हैं, मोस्टली हिंदू गॉड्स, जैसे दुर्गा जी हैं उनकी पूजा करते हैं, भोलेनाथ के भक्त हैं, भोलेनाथ के खुद को वंशज भी मानते हैं। रावण, जो रामायण वाले हैं ना, रावण और मेघनाथ, इनकी पूजा करते हैं। खनेरा देव और खेड़ा देव इनके प्रमुख देवता हैं। कुत्ते की भी ये लोग पूजा करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, नोट करेंगे। ये जनजाति कुत्ते की भी पूजा करती है, इंपॉर्टेंट है, नोट करेंगे, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रावण या मेघनाथ की पूजा करते हैं। खनेरा देव और खेड़ा देव, ये आपको यूनिक है, ये केवल कोरकू जनजाति में ही मिलेंगे। जैसे बूढ़ा देव है, दूल्हा देव है, ठाकुर देव है, तो वहां पर आपको दिखाई देते हैं, जैसे बोंड है, बैगा है और भारिया है, वहां पर मिलते जुलते हैं। बट खनेरा देव और खेड़ा देव ये अलग ही है, इसलिए थोड़ा सा दिमाग में रखना है, कोरकू जनजाति। कुत्ते की पूजा भी किसी जनजाति के बारे में मैंने नहीं पढ़ाया कि कोई भी जनजाति है जो कुत्ते की पूजा कर रही है, तो ये चीज भी आपको दिमाग में रखना है कि कुत्ते की पूजा करने वाली जनजाति कौन सी है? कोरकू। उम्मीद है यहां तक बातें क्लियर होंगी। चलिए अब हेडिंग लिखेंगे डांस, या इनके कुछ प्रमुख नृत्य हैं। कई बार पेपर में ऐसे भी क्वेश्चन बनते हैं कि ये जो नृत्य है किस जनजाति के द्वारा किया जाता है, ठीक है। लिखेंगे छाछरी, गंगोलय या गंगोलया, जिरोती। जिरोती एक महोत्सव भी मनाया जाता है, ठीक है ना, जिरोती। फिर लिखेंगे खम्ब स्वांग, खम्ब स्वांग। देखिए स्वांग बुंदेलखंड में एक सटायर ड्रामा है, उसी तरीके से मिलता जुलता डांस है खम्ब स्वांग। समाज की जो भी बुराइयां हैं ना, वो डांस के माध्यम से दिखाई जाती हैं। खम्ब स्वांग बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरा है थपड़ी, थपड़ी। तो ये पांचों नृत्य हैं जो आपको याद रखना है। कौन कौन से हैं? एक है छाछरी, दूसरा है गंगोलया, तीसरा है जिरोती, चौथा है खम्ब स्वांग। बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे दादरिया मैंने आपको बताया था बैगा जनजाति, वैसे ही खम्ब स्वांग बहुत इंपॉर्टेंट है। खम्ब स्वांग कोरकू जनजाति के लोग ही करते हैं। और एक है थपड़ी, नोट करेंगे सभी लोग। ये प्रमुख नृत्य हैं जो आपको एग्जाम में याद रखना है। एज इट इज क्वेश्चन पूछे जाते हैं और अभी भी पूछे गए हैं, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़े और अब हेडिंग डालेंगे डांस के बाद फेस्टिवल। फेस्टिवल, फेस्टिवल या त्योहार या उत्सव। देखिए दो ही उत्सव आपको याद रखना है, एक तो है सिडोली, एक है सिडोली उत्सव और दूसरा है जिरोती उत्सव। जिरोती, जिरोती।
जिरोती नाच डांस भी है ना, जिरोती, एक है सिडोली और दूसरा है जिरोती। पहले इतना लिखेंगे फिर मैं आपको बताता हूं। देखिए जो सिडोली उत्सव है वो कुल देवता या इसी को बोल सकते हैं ग्राम देवता, ग्राम देवता के लिए मनाया जाता है, मनाया जाता है। उम्मीद है बातें क्लियर। मतलब गांव के जो कुल देवता हैं, जो खेड़ा देव हैं, स्पेशली बात करेंगे जो खेड़ा देव हैं, उनको खुश करने के लिए सिडोली उत्सव मनाया जाता है। एक्चुअली होता क्या है कि कोरकू जनजाति के लोग आपस में इकट्ठा होते हैं पूरे गांव के और खेड़ा देव की पूजा करते हैं। साथ में सामूहिक भोजन की भी व्यवस्था की जाती है और महुए की शराब तो बटेगी ही प्रसाद में। तो ये सिडोली उत्सव साल में एक बार मनाया जाता है, ठीक है, साल में एक बार। जिरोती उत्सव की बात करेंगे तो जो हरियाली अमावस्या है, हरियाली अमावस्या के दिन, ठीक है, ये उत्सव मनाया जाता है, जिरोती उत्सव, हरियाली अमावस्या। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी समय पर डंडा डांस किया जाता है, डंडा नृत्य, ये इंपॉर्टेंट है। यहां पर भी नोट कर सकते हैं डंडा, डंडा नृत्य भी करते हैं कोरकू जनजाति के लोग, ठीक है, डंडा नृत्य, ठीक है। आपने सुना होगा डंडा जो नृत्य है वो कहां का है, निमाड़ का। कहां का है वैसे, निमाड़ क्षेत्र का। पर अभी मैंने आपको बताया ना, खंडवा, खरगोन, बैतूल, सिवनी, छिंदवाड़ा, होशंगाबाद, यहां पर आपको कौन सी जनजाति मिलेगी, कोरकू, ठीक है ना। डंडा डांस नोट करेंगे सभी लोग। चलिए यहां तक अगर किसी का कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। हमने यहां पर देखा धार्मिक जीवन, ठीक है ना, वो उनका जो धार्मिक जीवन मतलब रिलीजियस बिलीफ, किस किस भगवान की पूजा करते हैं वो चीजें हमने देखी। उनके जो प्रमुख नृत्य हैं वो चीजें हमने नोट किया। और प्रमुख जो त्योहार है वो डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जिरोती जो उत्सव है कौन सी जनजाति मनाती है, आपका आंसर होगा सर कोरकू। सीधा सा सवाल पूछा जाएगा सर सिडोली उत्सव है वो कौन सी जनजाति मनाएगी, आप बताएंगे सर कोरकू, ठीक है ना। जो जिरोती उत्सव है उसमें कौन सा नृत्य किया जाता है, आपका आंसर होगा सर डंडा। बातें क्लियर है क्या सभी को, सभी लोग स्क्रीनशॉट लेंगे। चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़ेंगे, लेकिन उसके पहले एक इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन ये है, एमपीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम को टारगेट करते हुए राव एकेडमी भोपाल की तरफ से बहुत ही इंपॉर्टेंट और कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट सीरीज शुरू की गई है। खास बात ये है ना कि ये मात्र 99 रुपए में है। तो अगर अभी तक आप लोगों ने इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन नहीं किया ना, तो आज और अभी इस दिए गए नंबर पर कॉल करके खुद को इनरोल कर सकते हैं टेस्ट सीरीज के लिए। देखिए टेस्ट सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि देखिए एग्जाम में होने वाली जो छोटी छोटी गलतियां हैं या खुद की प्रिपरेशन को जांचना है कि अपना स्टेटस क्या है, हमें अभी और कितना पढ़ने की जरूरत है या हमसे कहां पर क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, तो टेस्ट सीरीज बहुत ज्यादा हेल्पफुल होती है। तो इस टेस्ट सीरीज को आप लोग ज्वाइन करिए, तैयारी को और भी बेहतर बनाइए, ठीक है। ये टेस्ट सीरीज का शेड्यूल है, देख सकते हैं, यूनिट वाइज भी है और फुल लेंथ टेस्ट भी है। टेस्ट सीरीज का पूरा शेड्यूल है। हाँ, यहाँ पर राव एकेडमी भोपाल की तरफ से ना बहुत से टारगेटेड बैच चल रहे हैं, ठीक है ना। तो आप अपनी प्रिपरेशन के हिसाब से, अपनी कंडीशन के हिसाब से इस टारगेटेड बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप अभी ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो आप जो भी हमारे फाउंडेशन कोर्स है उनको ज्वाइन कर सकते हैं। सपोज बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका प्रीलिम्स तो हो रहा है बट मेंस नहीं हो रहा, ऐसे स्टूडेंट्स के लिए मेंस टारगेटेड बैच है, ठीक है ना। ये है ब्रह्मास्त्र। अगर कई लोग हैं जिनकी मेंस की तैयारी है बट वो प्रीलिम्स नहीं कर पा रहे, मतलब उनका प्रीलिम्स नहीं हो रहा, 1 नंबर 2 नंबर इस तरीके से रुक रहा है, तो प्रीलिम्स टारगेटेड बैच है। या फिर बात करेंगे 1 ईयर टारगेटेड बैच, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू, इस तरीके की भी व्यवस्था है। तो अपनी प्रिपरेशन के अकॉर्डिंग आप लोग टारगेटेड बैच ज्वाइन करके भी राव एकेडमी के साथ तैयारी शुरू कर सकते हैं, वो तो सबसे इफेक्टिव है, ठीक है। चलिए, हाँ, जो सबसे इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है आप लोगों के लिए, राव एकेडमी भोपाल का ऑनलाइन एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर पर आ चुका है। तो अगर अभी तक आपने इस एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया तो आज और अभी इस बार कोड का उपयोग करके या फिर सिंपली गूगल प्ले स्टोर पर राव एकेडमी सर्च करेंगे और एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे। ऐसा इसलिए बोल रहा हूं
क्योंकि आगे आने वाले टाइम पर जितनी भी हमारी एजुकेशनल एक्टिविटीज होने वाली है वो सभी इसी एप्लीकेशन पर होंगी, ठीक है ना। वहां पर आपको फ्री में मेंटरशिप मिलेगी और लाइव हमारे टेस्ट होते हैं और बोल सकते हैं जो हमारी डेमो वीडियोस हैं, जो फ्री लेक्चर्स हैं, फ्री नोट्स हैं, पीडीएफ हैं, करंट इशूज हैं जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, वो सभी चीजें आपको कहां पर मिलेंगी, राव अकेडमी भोपाल के एप्लीकेशन पर। तो खुद भी डाउनलोड करना है और सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों को भी प्रमोट करना है कि राव अकेडमी भोपाल के ऑनलाइन एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए और जो भी आपको ये सब चीजें मुफ्त में मिल रही है ना उसका फायदा लें। चलिए आगे बढ़ेंगे और क्लास को कंटिन्यू करते हैं। अब हमारी जो अभी तक हमने कौन सी ट्राइब देखी, आप बताएंगे सर। अभी तक हमने कोरकू जनजाति को अच्छे से पढ़ा एवं समझा, साथ में हमने लिखा भी, ठीक है ना। अब जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ट्राइब है लिखेंगे कोल ट्राइब, लिखेंगे कोल ट्राइब या कोल जनजाति, कोल ट्राइब। कोल जनजाति या कोल ट्राइब, ठीक है ना। हेडिंग लिखेंगे कोल ट्राइब। देखिए कोल जो ट्राइब है ना, कोल ट्राइब इंपॉर्टेंट फैक्ट ही करके लिखेंगे क्योंकि जो हमारी बड़ी जनजातियां है ना उनमें से यही है, भील है, बैगा है, गोंड है, भारिया है, सहारिया है और कोरकू है, जिसे हमने बहुत डिटेल से पढ़ा है और एक एक पॉइंट को हमने डिटेल में डिस्कस किया है, ठीक है ना। अब जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ट्राइब है वो है हमारी कोल ट्राइब। तो इसमें आप पॉइंट वाइज चीजों को लिखते चलेंगे क्योंकि बहुत ज्यादा फैक्ट नहीं है और अननेसेसरी हमें फालतू में पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है ना। टू द पॉइंट, एग्जाम में जिसकी जरूरत है, एग्जाम में जिस भी पॉइंट की डिमांड है, क्वेश्चन जहां से ज्यादातर पूछे जाते हैं उन्हीं टॉपिक्स को हमें डिटेल में कवर करना है। अननेसेसरी टाइम और अननेसेसरी एनर्जी को वेस्ट नहीं करना। पढ़ने के लिए तो बहुत कुछ है पर हमें वो सब चीजें पढ़ना है, वो सब चीजें समझना है जिससे हमारा सिलेक्शन हो। अल्टीमेटली आपका नॉलेज इंपॉर्टेंट है बट अगर सिलेक्शन नहीं है तो वो नॉलेज व्यर्थ है, ठीक है ना। चलिए तो देखिए कोल ट्राइब, अभी फिलहाल आपको सिलेक्शन लेना है, फिर कभी जगह अगर आपने पीएचडी की, थीसिस की ट्राइबल लाइफ पर तो और भी डिटेल से पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। चलिए देखेंगे सबसे पहले कोल। कोल का मतलब क्या है लिखेंगे। पता है पहले जो कोल जनजाति के लोग हैं वो कोयले की खदान में काम करते थे और मोस्टली ये बघेलखंड रीवा वाला जो रीजन है आपको ही पता वहां पर कोल बेल्ट है, जैसे सीधी है, सिंगरौली है, अनूपपुर है, ये सब बघेलखंड का ही क्षेत्र है। तो वहां पर कोयले की बहुत सी खदान है। ये जनजाति के लोग पहले कोयले की खदान में काम करते थे, इसी वजह से इनको क्या बोला जाता है, कोल, ठीक है ना। कोयले की खदान में काम करने की वजह से या काम करने के कारण इन्हें हम क्या बोलते हैं, कोल। क्या बातें क्लियर है सभी को? पहला पॉइंट सभी को क्लियर है क्या? कोई भी डाउट हो तो पूछेंगे। आप बताएंगे सर कोयले की खदान में काम करने वाले व्यक्तियों को ही क्या बोला जाता है, कोल, ठीक है ना। अगला पॉइंट, अगर बात करेंगे इनके ग्रुप की या रेस की तो लिखेंगे कोलेरियन ग्रुप। कोलेरियन या जो मुंडा जनजाति आप लोगों ने सुना होगा, मुंडा की इन्हें क्या बोला जाता है, सब कास्ट बोला जाता है, उपजाति बोला जाता है, सब कास्ट। बातें क्लियर है क्या? किस प्रजाति के हैं आप बताएंगे सर, कोलेरियन या फिर मोस्ट प्रिसाइजली अगर बात करेंगे तो मुंडा। नोट करेंगे सभी लोग। सर कोयले की खदान में काम करने वाले व्यक्ति को कोल बोला जाता है। दूसरा, कोलेरियन ग्रुप या मुंडा की सब कास्ट मानी जाती है, क्या, कोल जनजाति। आगे लिखेंगे मध्य प्रदेश की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति, मध्य प्रदेश की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, कोल जनजाति। वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए सभी लोगों को तो पता है सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है सर, भील। दूसरी सबसे बड़ी जनजाति गोंड, पर तीसरी सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, कोल, ठीक है। और अगर प्रतिशत की बात करेंगे तो लगभग 7.6% ऑफ द टोटल ट्राइबल पॉपुलेशन इन मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है कोल जनजाति,
जो कि कुल जनजातीय जनसंख्या का लगभग 7.6% है। नोट करेंगे सभी लोग, कहीं पर कोई भी डाउट हो तो तुरंत पूछेंगे। क्लियर है? चलिए अगला पॉइंट, इनकी जो उप जनजातियां हैं, उप जनजातियां या सब ट्राइब लिखेंगे, दो ही हैं जो इंपॉर्टेंट है, एक है रौतिया और दूसरे हैं रौतेले। कौन कौन है? एक को बोलते हैं रौतिया और दूसरे को बोलते हैं रौतेले। उप जनजातियों में आप लिखेंगे, एक है रौतिया और दूसरा है रौतेले। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। रौतिया और रौतेले किस जनजाति की उप जनजातियां हैं? आपका आंसर होगा सर कोल। ठीक है, लिखेंगे इनके गांव को, इनके गांव को, या बोल सकते हैं जहां पर भी कोल जनजाति के लोग रहते हैं, सेटलमेंट को कोलिन टोला बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोलिन टोला। टोला मतलब बस्ती, लाइक कॉलोनी। इंपॉर्टेंट है, नोट करें, क्या बोलते हैं? कोलिन टोला बोलते हैं। और छठवां इंपॉर्टेंट पॉइंट, इनकी जो पंचायत होती है, इनकी जो पंचायत होती है उसे हम बोलते हैं गोहिया। क्या बोलते हैं? गोहिया। कोल जनजाति की पंचायत को क्या बोलते हैं? गोहिया बोलते हैं। इंपॉर्टेंट है, नोट करेंगे, क्या बोलते हैं? गोहिया। ठीक है, चलिए अब देखिए, अगर बात कर ही लिए हैं गोहिया की तो डिटेल से समझते हैं गोहिया का या कोल जनजाति के लोगों का जो प्रशासन है, एडमिनिस्ट्रेशन है, वो किस तरीके से चलता है। यहां पर भी 5 लोगों का नाम आपको याद रखना है, बस जो प्रमुख है ना वो याद रखना है कि जो गोहिया है, अब हमको तो पता चल गया सर इनकी जो पंचायत है वो गोहिया है। ठीक है, गोहिया में सबसे जो पहली पोस्ट है वो है मुकद्दम। दूसरे लिखेंगे मुकद्दम, सभी लोग लिखेंगे मुकद्दम। फिर लिखेंगे चौधरी, फिर लिखेंगे बरुआ, फिर लिखेंगे भुइहर, भुइहर, और सबसे लास्ट में नेवतिहा। नेवतिहा, जो लोग बघेलखंड से बिलोंग करते हैं ना वो नेवतिहा को समझ गए होंगे। न्योता, न्योता मतलब होता है इनविटेशन, निमंत्रण, उसे बोलते हैं न्योता। ठीक है ना, तो नेवतिहा। कौन कौन हमने यहां पर देखा? मुकद्दम। मुकद्दम मतलब ये गांव के प्रमुख हैं। लिखेंगे, सवाल ऐसा पूछा जा चुका है व्यापम में, कोल जनजाति या कोल जनजाति की जो पंचायत है उसके हेड कौन होते हैं? आपका आंसर होगा सर मुकद्दम। ठीक है ना। चौधरी कौन है? ये सहायक है, असिस्टेंट है। किसके असिस्टेंट है? आप लोग देखते हैं कहीं पर चौधरी असिस्टेंट है, कहीं पर चौधरी मैसेंजर है। जैसे कि अभी जो पिछली ट्राइब है कोरकू जनजाति, वहां पर हमने क्या देखा कि सर जो भी चौधरी है ना वो कम्युनिकेटर है, संदेश वाहक है, लेकिन यहां पर चौधरी का रोल क्या है? हेल्पिंग या असिस्टिंग द मुकद्दम, द विलेज हेड ऑफ द कोल ट्राइब। बरुआ, बरुआ लिखेंगे, बरुआ लिखेंगे पंडित या जो पूजा पाठ करवाते हैं उन्हें बोलते हैं बरुआ। भुइहर किसे बोलते हैं? जो गुनिया होते हैं। गुनिया मतलब जो तंत्र मंत्र, या इसी को बोलते हैं जो फिजिशियन, डॉक्टर का काम करते हैं। फिजिशियन, दवाई भी कर देते हैं ये लोग। ठीक है ना, झाड़ फूंक का काम जो करते हैं उसे बोलते हैं भुइहर। और जो न्यूतिहा है वो बोल सकते हैं निमंत्रण देने वाला। निमंत्रण देने वाला एक तरह का सर्वेंट है कि मान के चलिए कोई भी फंक्शन है, कोई सोशल गैदरिंग है कि या किसी भी तरीके से कोई भी पंचायत का संदेश है, कोई निमंत्रण है, तो लोगों तक पहुंचाने का काम कौन करेंगे? न्योतिहा। एक बार फिर से सभी लोग, ये नाम इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले मुकद्दम, मुकद्दम के बाद इंपॉर्टेंट है चौधरी, फिर बरुआ पंडित जी हैं, भुइहर जो गुनिया है, जो पंडित है,
सॉरी, जो तंत्र मंत्र, डॉक्टर, फिजिशियन, ठीक है ना, इलाज भी कर देते हैं ये। और नेक्स्ट है नेवतिहा, इंपॉर्टेंट है, सभी लोग नोट करेंगे। चलिए आगे लिखेंगे। इनका जो प्रमुख भोजन है, फूड है, भोजन है, वो लिखेंगे। तीन चीजें हैं। सबसे पहले कोदई भाजी, कोदई भाजी, लोगों ने सुना होगा ना, मिलेट से कोदो कुटकी, तो कोदई भाजी इनका फेवरेट है। दूसरा जो इनका फेवरेट है सुआरी। फिर से मैं बोलना चाहूंगा, जो बघेलखंड के लोग हैं वो समझ गए होंगे सुवारी किसे बोलते हैं। सुवारी बोलते हैं जो पूड़ी हम लोग खाते हैं, उसे बोलते हैं सुवारी। ठीक है, ये भी इनका बहुत फेमस है। जब भी कोई भी फेमस फंक्शन होगा, कोई अच्छा आयोजन होगा, ठीक है, मैरिज होगी, तो उस समय पर सुवारी या पूड़ी बनाने का प्रचलन है। ये इनका फेमस फूड है। ठीक है, और जो नेक्स्ट इनका फेवरेट है वो है मड़ई। आई थिंक मैंने आप लोगों को बताया, मड़ई का मतलब होता है बैगा जनजाति में भी महुए की शराब। तो ये तीन चीजें हैं जो आपको नोट करना है। कौन कौन सी चीजें हैं फूड में? कोदई भाजी इनको खाना पसंद है। दूसरा सुवारी, सुवारी वही चीज है जो बघेलखंड के लोग हैं वो जानते होंगे कि विलेज अंचल में या ग्रामीण स्तर में सुवारी शब्द हम लोग किसके लिए बोलते हैं? पूड़ी के लिए, पूड़ी। और अगली जो इनकी फेवरेट ड्रिंक है दैट इज द मड़ई, महुए की शराब। ये सभी चीजें नोट करेंगे। दिस इज ऑल अबाउट द कोल ट्राइब, कोल ट्राइब। चलिए स्क्रीनशॉट भी साथ में लेते चलेंगे, कोशिश करिए लिखने की साथ में, तब जाके ये ज्यादा फ्रूटफुल होगा आप सभी लोगों के लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे और अब आगे लिखेंगे अगली हेडिंग। हेडिंग लिखेंगे कोल ट्राइब ही कंटिन्यू करेंगे। फूड हमने देख लिया, इनकी पंचायत के बारे में हमने देखा, ठीक है ना, और इनके बारे में एक छोटा सा इंट्रोडक्शन भी हमने देखा। इंपॉर्टेंट क्या है? भौगोलिक विस्तार। आखिर कोल जनजाति के लोग आपको मुख्य रूप से कहां पर मिलने वाले हैं? भौगोलिक विस्तार, ये थोड़ा सा स्किप हो गया था, इस चीज को नोट करेंगे। देखिए कोल जनजाति के लोग मुख्य रूप से आपको मध्य प्रदेश में जो बघेलखंड वाला क्षेत्र है यहां पर मिलने वाले हैं। और ये पोर्शन कौन सा है? इसको तीन तरीके से आप लोग बोल सकते हैं। सर, रीवा पन्ना का जो पठार है, रीवा पन्ना प्लेटू, रीवा पन्ना का जो पठार है, ठीक है ना, रीवा पन्ना का पठार है, वहां पर कौन सी जनजाति मिलेगी? रीवा पन्ना का पठार है। आप बताएंगे सर कोल जनजाति। अगर जिले वाइज बात करेंगे तो यहां पर मुख्य रूप से कौन सी जिले हैं? रीवा, सतना, पन्ना और सीधी। ये वो जिले हैं जहां पर आपको मुख्य रूप से कोल जनजाति के लोग निवास करते हुए दिखेंगे। और तीसरे तरीके का जो सवाल पूछने का तरीका है कि टू द ईस्ट, या फिर मोस्ट प्रिसाइजली बात करेंगे नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट ऑफ मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश का उत्तर पूर्वी जो भाग है वहां पर मुख्य रूप से कौन सी जनजाति मिलेगी? आप बताएंगे सर कोल जनजाति। उम्मीद है चीजें क्लियर होंगी। ठीक है, उम्मीद है यहां तक बातें क्लियर होंगी। अगर बात करेंगे, अगली हेडिंग यहां पर लिख सकते हैं मैरिज ट्रेडिशन। कोल जनजाति में प्रमुख रूप से कौन कौन सी विवाह पद्धतियां फेमस हैं?
तो देखिए सबसे पहले लिखेंगे मंगनी, मंगनी विवाह, ये चीज भी हम पढ़ चुके हैं। दूसरा राजी बाजी, तीसरा विडो रिमैरिज, विडो। सोचिए कि ये जनजातियां कब से जो विधवा पुनर्विवाह है वो प्रैक्टिस कर रहे हैं, मतलब हमें सीखना था। हालांकि विडो रिमैरिज एक्ट 1856 में आया, ठीक है ना, राजा राममोहन राय थे, आचार्य ईश्वर चंद्र जो विद्यासागर जी थे, सोशल रिफॉर्मर थे, उनकी वजह से। लेकिन ये बहुत पहले से ही विडो रिमैरिज कर रहे हैं जो भी हमारे जनजातीय लोग हैं, विडो रिमैरिज है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो यहां पर चलता है गोड़, गोड़ धोबा, एक विवाह है गोड़ धोबा। होता क्या है कि शादी होने के बाद जो लड़की वाले हैं वो लड़के वाले के घर वालों के क्या पैर धुलते हैं, ठीक है ना, उसे बोलते हैं गोड़ धोबा। बघेली में गोड़ मतलब होता है पैर, धोबा मतलब होता है धोना, ठीक है ना। गोड़ धोबा एक प्रथा है, इस तरीके की भी शादी होती है कोल जनजाति में, गोड़ धोबा, ठीक है। ये है मैरिज ट्रेडिशंस, लिखेंगे राजी बाजी है, मंगनी है, विडो रिमैरिज है और गोड़ धोबा विवाह प्रथा भी है। कौन सी है? गोड़ धोबा, ठीक है। और लास्ट जो फैक्ट है, स्टेट लेवल, स्टेट लेवल कोल डेवलपमेंट, कोल डेवलपमेंट एजेंसी है। इसका गठन कब हुआ था? लिखेंगे 2011 में। हेडक्वार्टर लिखेंगे भोपाल में, ठीक है। मोस्ट प्रिसाइजली अगर बात करेंगे तो 6 जून, नोट कर सकते हैं, 6 जून 2011 को कोल जनजाति के लिए, कोल जनजाति के विकास के लिए डेडिकेटेड एक एजेंसी बनी है, एक ऑफिस ही है, स्टेट लेवल कोल ट्राइबल डेवलपमेंट एजेंसी, और इसकी स्थापना हुई थी 2011 में। सो दिस इज ऑल अबाउट द कोल ट्राइब, ठीक है। ऐसी कोशिश है कि इससे बाहर या इससे ज्यादा एग्जाम में नहीं पूछेगा, ठीक है ना। चलिए स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे और अब देखेंगे और भी बहुत सी छोटी छोटी ट्राइब्स हैं। उनके बारे में हम देखेंगे। जैसे सबसे इंपॉर्टेंट उनमें से एक है पनिका ट्राइब, पनिका जनजाति, पनिका ट्राइब या पनिका जनजाति, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, देखिए पनिका ट्राइब के बारे में एक ही फैक्ट है, लिखेंगे ये जनजाति कबीर पंथी होते हैं। ये जनजाति कबीर पंथी या कबीर सेक्ट को मानने वाले होते हैं। इंपॉर्टेंट है, कौन सी जनजाति है जो कबीर पंथी है? आप बताएंगे सर पनिका ट्राइब या पनिका जनजाति। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, ये जनजाति मुख्य रूप से आपको मध्य प्रदेश में कहां पर मिलेगी? तो अगर ये मध्य प्रदेश का मैप है, जहां पर आपको कोल ट्राइब मिली है ना, वहीं पर, जैसे सीधी, शहडोल, अनूपपुर है, सीधी, शहडोल, अनूपपुर आदि, इन जिलों में आपको पनिका जनजाति के लोग मिलेंगे। और पनिका जनजाति के लोग कबीर पंथी होते हैं, कबीर सेक्ट को मानने वाले होते हैं, ठीक है ना। देखिए ये छोटी छोटी जनजातियां, यहां से इतने ही इंपॉर्टेंट फैक्ट बनते हैं, ठीक है। कबीर पंथी। दूसरा, अब ये कबीर पंथी है, नॉन वेजिटेरियन होते हैं, ये नॉन वेजिटेरियन होते हैं, ठीक है ना, शाकाहारी होते हैं मोस्टली। दूसरी अगर बात करेंगे, लिखेंगे ओरांव जनजाति, ओरांव, ओरांव जनजाति या ओरांव ट्राइब। देखिए जो ओरांव ट्राइब है ना, वो सबसे पहले यहां पर देख लेते हैं, ये मुख्य रूप से आपको कहां पर मिलेगी।
जो मध्य प्रदेश है, ये वाला जो पोर्शन है ना, यहां पर कौन कौन से जिले आएंगे, लाइक बात करेंगे जैसे भोपाल है, रायसेन है, होशंगाबाद है, नरसिंहपुर है, आदि। इन जिलों में आपको मुख्य रूप से ओरांव जनजाति के लोग मिलेंगे। ओरांव जनजाति, ओरांव जनजाति के बारे में जो आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट नोट करना है, सबसे पहले खुद को, इस जनजाति के लोग खुद को कुरुख बोलते हैं। कुरुख, KURUKH, खुद को कुरुख बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कुरुख बोलते हैं। और इनके मुखिया, इस जनजाति के जो मुखिया होते हैं, जो प्रमुख होते हैं, जो मुखिया होते हैं, जो प्रमुख होते हैं, उन्हें महतो बोलते हैं। ठीक है, अभी खाकी एक वेब सीरीज आई थी ना नेटफ्लिक्स में, तो एक किरदार का नाम था ना चंदन महतो, सुना होगा, तो वो इसी जनजाति के प्रमुख महतो कहलाते हैं। इस तरीके से दिमाग में याद रहती हैं चीजें, ठीक है ना। आपने चीजों को रिलेट कर दिया, जैसे मैंने आपको बता दिया सर खाकी वेब सीरीज में जो महतो है, तो बार बार दिमाग में आ गया सर महतो, महतो मतलब ओरांव जनजाति का जो प्रमुख होता है, जो हेड होता है, ठीक है ना, उसे बोलते हैं महतो। और ये जनजाति मुख्य रूप से मध्य प्रदेश के भोपाल, रायसेन, होशंगाबाद और नरसिंहपुर, मतलब भोपाल के आसपास के जो भी जिले हैं वहां पर आपको देखने को मिलेगी। उम्मीद है यहां तक चीजें क्लियर होंगी। अगली जो इंपॉर्टेंट ट्राइब है लिखेंगे खैरवार। खैरवार, अगली जो इंपॉर्टेंट ट्राइब है खैरवार। देखिए जो खैरवार जनजाति है ना, वो मध्य प्रदेश में 2 जगह पर मिलेगी। जो खैरवार जनजाति है मध्य प्रदेश में 2 जगह पर मिलेगी। एक तो मध्य प्रदेश का जो उत्तर है, मतलब शिवपुरी है, ग्वालियर है, श्योपुर है, वहां पर मिलेगी। और दूसरा जो मध्य प्रदेश का बुंदेलखंड है, सागर, छतरपुर और पन्ना। फिर से मैं आपको बता रहा हूं, एक तो यहां पर मिलेगी, लाइक जैसे शिवपुरी है, शिवपुरी है, श्योपुर है, ग्वालियर है, यहां पर मिलेगी। और एक आपको मिलेगी यहां पर पन्ना, छतरपुर, सागर, मतलब जो बुंदेलखंड वाला क्षेत्र है। इन 2 जगहों पर आपको खैरवार जनजाति के लोग मिलेंगे। इंपॉर्टेंट क्यों है? खैरवार जनजाति का प्रमुख काम क्या है? खैर के पेड़ से, खैर से कत्था बनाना। आपको भी पता है बघेलखंड में कत्था को खैर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? खैर। तो खैर से कत्था बनाना खैरवार जनजाति के लोगों का प्रमुख काम है। ठीक है, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज यहां पर नोट करेंगे कि जैसा कि मैंने आपको बताया कि सर मध्य भारत का जो पठार है, या फिर बोल सकते हैं जो चंबल घाटी वाला क्षेत्र है, वहां पर तो मिलेगी ही हमें एजेंडा, बिल्कुल सही बात है। लेकिन जो जनजाति या खैरवार जनजाति के जो लोग बुंदेलखंड में रहते हैं, उन्हें हम कोंडर बोलते हैं। इंपॉर्टेंट है, बुंदेलखंड में रहने वाले खैरवार जनजाति के लोगों को कोंडर बोलते हैं। ठीक है ना। और इस जनजाति का प्रमुख काम क्या है? खैर से कत्था बनाना। उम्मीद है यहां तक चीजें समझ में आ रही होंगी। ठीक है ना, स्क्रीनशॉट लेंगे, चीजों को नोट करेंगे। ठीक है ना। कौन कौन सी जनजातियां हैं जो इंपॉर्टेंट है? सबसे पहले तो पनिका, फिर ओरांव, ठीक है ना, तीसरी है खैरवार। आगे बढ़ेंगे और अगली जो जनजाति है लिखेंगे हलबा। हलबा ट्राइब। देखिए ये भी मुंडा रेश की है, या मुंडा जो ट्राइबल ग्रुप है वहीं से बिलोंग करती है हलबा ट्राइब। ठीक है, इंपॉर्टेंट केवल इतनी चीजें हैं, मध्य प्रदेश में हलवा जनजाति के लोग मुख्य रूप से कहां पर मिलेंगे। अब मैंने आपको एक सिग्नल दे ही दिया कि सर इनका संबंध मुंडा ग्रुप से। मुंडा ग्रुप मतलब मध्य प्रदेश का जो पूर्वी क्षेत्र है, ठीक है ना, जैसे छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, वहां पर ही मुंडा जनजाति के लोग मुख्य रूप से मिलते हैं। तो सर जो हलवा जनजाति के लोग हैं वो भी यहीं पर आपको मिलेंगे।
कौन कौन से जिले हैं? मंडला, बालाघाट और डिंडोरी। ठीक है, तो ये रही हमारी अदर इंपॉर्टेंट या मध्य प्रदेश की अन्य जो प्रमुख जनजातियां हैं। यहां से ये जो टॉपिक है कंप्लीट होता है। अगर किसी का कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। क्लियर है? चलिए देखिए, क्लास को खत्म करें उससे पहले ना इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है, उस पर हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है ना, सबसे बड़ा नोटिफिकेशन तो यही है कि मात्र 99 रुपए में राव एकेडमी भोपाल की तरफ से आप लोगों के लिए एमपीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम को टारगेट करते हुए टेस्ट सीरीज की व्यवस्था की गई है। तो अगर अभी तक आप लोगों ने इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन नहीं किया तो इस टेस्ट सीरीज को आज और अभी इनरोल करना है। मात्र 99 रुपए में है, आपकी तैयारी को बेहतर बना सकती है, इवन आपका सिलेक्शन भी हो सकता है। ठीक है ना, अगर आप इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करते हैं, अच्छे से पढ़ते हैं, तैयारी करते हैं, तो जिन एक दो क्वेश्चन की वजह से आपका सिलेक्शन रुक रहा है ना, वो सिलेक्शन हो जाएगा। घर बैठे भी रजिस्टर कर सकते हैं 8319618002। इस नंबर पर कॉल करना है और घर बैठे आपको हमारी जो टेस्ट सीरीज है उसके लिए खुद को एनरोल कर सकते हैं। ठीक है ना, दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट जो नोटिफिकेशन है आप लोगों के लिए वो है राव एकेडमी भोपाल का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। ये गूगल प्ले स्टोर पर आ चुका है, लॉन्च हो चुका है। अभी तक आप लोगों ने अगर इस एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया तो आज और अभी ही इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। ठीक है ना, इस बार कोड का उपयोग करके भी डाउनलोड कर सकते हैं या फिर सिंपली गूगल प्ले स्टोर पर आपको टाइप करना है राव एकेडमी और वहां पर आपको ये एप्लीकेशन मिलेगा। ठीक है ना, तो इस बार कोड का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, सिंपली राव एकेडमी भोपाल सर्च कर सकते हैं। ठीक है, और ये हमारे ऑनलाइन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, लाइक फेसबुक है, यूट्यूब है और टेलीग्राम है। यहां पर भी आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। ठीक है ना, देखिए सबसे खास बात यह है ना कि कभी भी जो भी चीजें पढ़ाई लिखाई से संबंधित आपको मिल रही हैं और खासकर वो आपको फ्री में मिल रही हैं, तो उसका फायदा तो खुद लेना ही है ना, साथ में दोस्तों को साथ शेयर भी करना है। ठीक है ना, शेयरिंग इज केयरिंग। ठीक है, चलिए तो आज का ये जो सेशन है हमारा अदर इंपॉर्टेंट ट्राइब से रिलेटेड वो यहीं पर कंप्लीट होता है। अगर किसी का कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। ठीक है ना, हाँ दूसरी इंपॉर्टेंट, अगर आपने क्लास को लेट ज्वाइन किया है कोई दिक्कत नहीं है, राव एकेडमी भोपाल का जो हमारा यूट्यूब चैनल है, ठीक है ना, यहाँ पर आपको क्लास की रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। और इस पीडीएफ, अगर रही बात क्लास पीडीएफ की, तो इस टेलीग्राम चैनल पर क्लास पीडीएफ भी आपको मिलेगी। तो चलिए फिर आज के सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं। आई होप आप लोगों को आज का सेशन अच्छा लगा होगा। तो इस सेशन को, इस क्लास को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। सो थैंक यू क्लास एंड विश यू ऑल द बेस्ट।